तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने के लिए जा रहे हैं खिलजी वंश के दूसरे महत्वपूर्ण सुल्तान, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। पिछले क्लास में हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने जो है ये खिलजी वंश की स्थापना की, और हमने देखा कि वह जो है अपने भतीजे के प्रेम में इस कदर अंधा हो गया कि बाद में उसके भतीजे अली गुरसप ने उसकी हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा। आज हम उसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये टाइम पीरियड रहा 1296 से लेकर के 1316। ये अपने चाचा और साथ ही साथ अपने ससुर जो थे ये जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की हत्या कर देते हैं, और उनकी हत्या करने के बाद ये सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था ये था अली गुरसप। ये अली गुरसप थे, और जब ये अपने चाचा की हत्या करके सल्तनत की गद्दी पर बैठेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। यह एक साम्राज्यवादी सुल्तान था, अर्थात साम्राज्यवादी का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो किसी भी तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। यह सिकंदर की तरह सोच रखता था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। इसके समय में दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्रफल था वो सभी सुल्तानों के समय में सबसे बड़ा था, ठीक है ना। तो इसने बहुत बड़े एक साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। अब आते हैं इनकी उपाधि, तो इसकी उपाधि थी सिकंदर द्वितीय। यह विश्व विजेता सिकंदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसी की तरह सोच रखता था, इसीलिए इसने अपनी उपाधि भी रखी हुई थी सिकंदर द्वितीय। और अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी जो थी ये थी सीरी। इसके पहले जो सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के समय में राजधानी जो थी यह थी किलोखरी, लेकिन इसके समय में जो राजधानी है यह है सीरी। इसीलिए आपको ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो थी यह थी सीरी। आइए अब चलते हैं आगे। जब यह गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के प्रथम 4 वर्षों में ही, है ना, गद्दी पर बैठने के शुरुआती 4 वर्षों में इसके राज्य पर 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किए। इसके शासन के शुरुआती 4 वर्षों में 6 मंगोल आक्रमण हुए, और इन्होंने इन 6 मंगोल आक्रमणों का बड़ी ही शक्तिशाली तरीके से निपटारा किया और मंगोलों को जो है अपने राज्य से बाहर खदेड़ा। बार बार मंगोल आक्रमण से ये परेशान था, इसीलिए इसने जो है ये मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए एक सीमांत नीति बनाई। सीमांत नीति के तहत इन्होंने क्या किया कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत थे जहाँ से मंगोलों का आक्रमण ज़्यादातर होता था, उस क्षेत्र में पुराने किलों की मरम्मत कराई, सैनिकों की तैनाती की, ठीक है। तो ये कुछ ठोस कदम उठाए जिसके चलते जो है ये मंगोलों का आक्रमण इसके शासन काल में नहीं हुआ। अर्थात मंगोलों के खिलाफ इन्होंने जो सीमांत नीति अपनाई वो काफ़ी सफल रही। मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने अपने एक विश्वसनीय सिपहसालार को लगाया था जिसका नाम था गाजी मलिक, और बाद में जब 1305 का समय आता है, 1305 ईस्वी, तो ये गाजी मलिक को, ठीक है, गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार बना देते हैं, अर्थात इसे परमानेंटली वहीं पर रहने के लिए दे देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि मंगोल आक्रमण का भय जो है ये दिल्ली सल्तनत पर टल जाता है। इस गाजी मलिक को आप थोड़ा सा भी याद रखिएगा। यही गाजी मलिक जो है ये आगे जा कर के जो होगा ये तुगलक वंश का संस्थापक बनेगा। कैसे, उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी गाजी मलिक जो है ये पंजाब के सूबेदार हैं, किसके समय में, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अब अपनी प्रारंभिक जो सफलताएं थी इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में 2 विचार आते हैं। पहला विचार क्या था, तो पहला विचार ये था कि इन्होंने एक नया धर्म चलाने की सोची, और दूसरा विचार ये था कि ये सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। तो इन्होंने जब अपने मन के ये 2 विचार थे इनको काजी अला उल मुल्क के सामने में रखा। काजी अला उल मुल्क के सामने अपने ये 2 विचार रखे, तो काजी ने गणना करने के बाद बोला कि तुम ये दोनों विचार फौरन त्याग दो, अगर ये 2 विचार लेकर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो इन विचारों को जो उसके मन में उठे थे अलाउद्दीन खिलजी ने इन विचारों को त्याग दिया।
नया धर्म चलाने का विचार भी छोड़ दिया और विश्व विजेता बनने का विचार छोड़ दिया। लेकिन इसके मन में एक बात घर कर गई कि विश्व विजेता नहीं तो कम से कम भारत का विजेता तो बनना ही है, क्योंकि इसकी सोच जो है ये साम्राज्यवादी थी, यानी येन केन प्रकार ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अब अलाउद्दीन खिलजी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों को जीता, तो हम लोग इसे शॉर्टकट में बनाएंगे जितना से हमारा एग्जाम में काम चला जाए। बहुत ज़्यादा हम किस्से कहानियों में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलाउद्दीन के विजय अभियानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, इसने जो पश्चिम भारत को जीता, और दूसरा दक्षिण भारत। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पश्चिम भारत के अभियान पर। पश्चिम भारत अभियान में इसने सबसे पहले गुजरात पर विजय की। गुजरात पर जब इसने आक्रमण किया तो गुजरात का राजा जो था ये था करण देव, ठीक है, करण देव था। और करण देव पर आक्रमण करने के लिए इसने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति नुसरत खां को भेजा था। नुसरत खां ने गुजरात के शासक करण देव पर आक्रमण किया, करण देव को पराजित किया। करण देव पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद करण देव अपनी पुत्री के साथ भाग करके चला जाता है दक्षिण में रामचंद्र देव के यहाँ, और वहाँ पर शरण लेता है। दूसरी तरफ करण देव की जो खूबसूरत पत्नी होती है कमला देवी, इसे गिरफ्तार करके सुल्तान के हरम के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से गुजरात पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है। गुजरात विजय में अलाउद्दीन खिलजी को अपार संपत्ति हाथ लगी थी, और उस अपार संपत्ति के साथ साथ एक बेशकीमती रत्न भी इसके हाथ में लगा। और वो रत्न कौन था, तो वो था एक किन्नर, एक हिजड़ा था, ट्रांसजेंडर जिसे हम बोलते हैं। तो एक किन्नर हाथ लगा जिसका नाम था मलिक काफूर। ये मलिक काफूर जो है आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी का दाहिना हाथ बनता है, और उसके दक्षिण अभियानों का मेन हीरो, मेन नायक यही होता है। तो ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मलिक काफूर जो है ये कहाँ से मिला था, तो मलिक काफूर जो है ये गुजरात विजय के समय जो है ये अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है। तो ये हो गई गुजरात विजय की कहानी। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का शासक जो था ये था हमीर देव, ठीक है। रणथंभौर पर अटैक करता है। रणथंभौर के शासक थे हमीर देव। हमीर देव को जो होता है ये धोखे से पराजित किया जाता है, और रणथंभौर को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है। आपने रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी पिक्चर जो है पद्मावत, वो आपने देखी होगी, वो इसी स्टोरी पर बेस है। मेवाड़ का राजा जो था राजा राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, जिसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और राणा रतन सिंह को भी धोखे से पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि रानी पद्मिनी जो महल की महिलाएं थी उनके साथ जौहर कर लेती है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ शहर का नाम बदल करके खिजराबाद रखा था। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। एक तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि मेवाड़ पर जिसमें आक्रमण हुआ उसमें वहाँ का राजा था राणा रतन सिंह थे, और मेवाड़ शहर का नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा। इसके बाद में गुजरात, रणथंभौर और मेवाड़ के बाद पश्चिम भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा, उज्जैन, चंदेरी, मांडू, धार आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार उसका पश्चिम भारत का जो है ये विजय अभियान कंप्लीट होता है। पश्चिम भारत के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर जो उसने आक्रमण किया, दक्षिण भारत पर उसके आक्रमणों का नायक यानी इसका सिपहसालार सेनापति या हीरो जो था ये था मलिक काफूर। दक्षिण भारत में जो विजय अभियान चलाया इसने, उसका लीडर, उसको लीड करने वाला जो था ये मलिक काफूर था। दक्षिण भारत पर इसने पहला आक्रमण जो है ये किया देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर, और उसे पराजित किया, और देवगिरी जो था इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दूसरा आक्रमण इसने किया वारंगल पर, और वारंगल में जो था ये काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया गया, और इस तरह से वारंगल को भी सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसके बाद होयसल पर आक्रमण करता है ना, द्वार समुद्र के होयसल वंश पर आक्रमण करते हैं। इस समय होयसल का शासक जो था ये बल्लाल तृतीय था, जो मलिक काफूर के द्वारा पराजित होता है, और जो आपका होयसल राज्य था इसे भी सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो ये हो गए अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। अब विजय अभियान ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधारवादी कार्य भी किए हैं। आइए अब देखते हैं इनके सुधारवादी कार्य।
अलाउद्दीन खिलजी के सुधारवादी कार्यों को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला सुधारवादी कार्य इसने किया सेना में, पहला सुधार था सैन्य सुधार। दूसरा, इसने बाजार को कंट्रोल किया, जिसे हम बाजार नियंत्रण के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है, इसने कर व्यवस्था में सुधार किया, कर प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम में, जिसे हम राजस्व सुधार के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके तीनों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैन्य सुधार पर। सेना जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी सोच वाला सुल्तान था और साम्राज्य के विस्तार के लिए एक बड़ी और स्थायी सेना होनी जरूरी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने किया भी वही। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत के अधीन केंद्र सरकार में एक बड़ी तथा स्थायी सेना रखी। ठीक है, तो केंद्र सरकार में पहली बार एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना को रखा गया, और साथ ही साथ जो इसने सैनिक रखे, इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। दोनों ही मामलों में ऐसा करने वाला यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। यानी केंद्र के अधीन पहली बार बड़ी और स्थायी सेना रखने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था, और सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद यानी कैश में पेमेंट देना शुरू किया। इससे के पहले के सुल्तान जो होते थे ये युद्ध के लिए अपने जागीरदारों की सेना पर निर्भर होते थे। ये अपनी सेना नहीं रखते थे, अपने जो सामंत होते थे उनकी सेना पर निर्भर होते थे, और जब युद्ध होता था तो सामंत आते थे और सभी मिल करके युद्ध लड़ते थे। साथ ही साथ ये सैनिकों को नगद वेतन नहीं देते थे, सामंतों को जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जिस पर वो खेती बाड़ी या लगान वगैरह वसूल करके अपना खर्चा चलाते थे, अपनी सेना वगैरह का भरण पोषण करते थे। लेकिन इसने पहली बार खुद केंद्र सरकार के अधीन एक बड़ी सेना रखी और उसे नगद वेतन देना भी शुरू किया। तो ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ इनके समय। दूसरा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण और काम किया कि इन्होंने सैनिकों का हुलिया नोट करने, यानी जो सैनिकों का बायोडेटा होता था, ये सैनिकों का हुलिया, कद, काठी आदि नोट करना शुरू किया, और साथ ही साथ घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, होता ये था इस समय कि सेना में कोई व्यक्ति भर्ती हो जाता था, भर्ती होने के बाद जब युद्ध होता था तो वो खुद नहीं जाता था, अपने बदले में किसी अन्य व्यक्ति को भेज देता था। ठीक है, पैसे के लालच में सेना में भर्ती होता था, क्योंकि उनका तो कोई फोटोग्राफ वगैरह वहाँ होता नहीं था आजकल की तरह। तो ऐसी स्थिति में सेना का जो है वो क्वालिटी खराब होता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया, कि ये कितना लंबा है, किस तरह का इसका रंग है, शरीर पे कोई प्रतीक चिन्ह जैसे कोई मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, ये सब को नोट किया जाता था ताकि सैनिकों की अदला बदली ना हो सके। ठीक है, दूसरा काम इसने किया कि इस समय जो सैनिक होते थे इन्हें घोड़े दिए जाते थे, है ना, राजा सरकार की तरफ से इन्हें शाही घोड़े दिए जाते थे, जो उच्च नस्ल के अरबी घोड़े होते थे, जिनकी बाजार में कीमतें काफ़ी होती थी। तो सैनिक जो होते थे ये लालचवश क्या करते थे, अच्छे घोड़े को बाजार में बेच देते थे और बदले में कोई सस्ता घोड़ा खरीद करके रख लेते थे। ठीक है, तो इससे भी जो होता था ये सेना का क्वालिटी इफेक्टेड होता था। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने जो घोड़े सैनिकों को दिए जाते थे उनको दागने की, अर्थात उन पर एक स्टैंप लगा दिया जाता था, दाग करके एक चिन्ह बना दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि ये शाही घोड़े हैं, और अगर उनको खरीदते या बेचते हुए पाया जाता था तो वो उसे दंडित करता था। तो इस प्रकार सेना की क्वालिटी को सुधारने के लिए इन्होंने सैनिकों का हुलिया नोट करने और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। यानी एक तरह से सैनिकों की आइडेंटिटी जो थी, वो आइडेंटिटी कार्ड जो आज बनता है, इसकी शुरुआत जो है यहीं से मानी जा सकती है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये वेतन के बदले सैनिकों को भूमि देने के पक्ष में नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि सैनिकों को जमीन नहीं दिया जाए, उनको नगद पैसा दिया जाए, ताकि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान जो है वो सैन्य कार्यों में लगा सके, हथियार चलाने में ध्यान दे, ना कि हल चलाने में ध्यान दे। ठीक है, लेकिन इसके पहले के सुल्तानों के द्वारा जो है ये सैनिकों को इक्ता दिया गया था, जमीन दिया गया था, पेमेंट नहीं दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, जिससे वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते और जब युद्ध होता तो वो लड़ने के लिए पहुंचते थे। तो चाह करके भी अलाउद्दीन खिलजी इसे बदल नहीं सकता था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को जो है ये नगद वेतन देना शुरू किया, और साथ ही साथ जो पहले इक्ता दिए गए थे वो इक्ता यथावत रही। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैनिक भर्ती किए गए उन्हें कोई इक्ता नहीं दी गई, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय कोई भी इक्ता नहीं दी गई, पहले से चल रहे जो इक्ता थे बस वही रहे। ठीक है, तो ये हो गए अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए बाजार नियंत्रण पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था उस जमाने में अपनाई
उस बाजार नियंत्रण की सभी इतिहासकार एक स्वर में प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस तरह से बाजार को कंट्रोल किया वो आज के समाज में भी नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है ना। ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज भी बाजार नियंत्रण नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय जिस तरह से बाजार को कंट्रोल किया सभी इतिहासकार एक मत होकर इसकी प्रशंसा करते हैं। आइए देखते हैं क्या थी ये बाजार नियंत्रण। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण किया इसके पीछे भी उद्देश्य जो थे ये साम्राज्यवादी थे, ठीक है। बाजार नियंत्रण इन्होंने किया लेकिन ये लोक कल्याण से प्रेरित नहीं थे, ये उद्देश्य इनका जो था ये साम्राज्यवादी था, अर्थात सैनिकों को ही जो है ये मदद पहुंचाना था और साम्राज्य का विस्तार इसके मूल में था, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो इन्होंने सबसे पहले जो है बाजार नियंत्रण के तहत मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कड़ाई से लागू किया। मूल्य नियंत्रण मतलब बाजार में जो चीज़ें बिकती थी उनकी कीमतें जो होती थी इसे सरकार तय करती थी, अर्थात व्यापारी मनमाना पैसा जनता से वसूल नहीं सकते थे, सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही इन्हें सामान को बेचना पड़ता था, ठीक है। आवश्यक वस्तुएं जो होती थी, चाहे वस्त्र हो चाहे अनाज हो, सभी की कीमत सरकार के द्वारा तय की जाती थी। कोई भी व्यक्ति उठ करके व्यापार नहीं कर सकता था। व्यापारी जो भी होते थे उनको अपने आप को शहनाए मंडी एक ऑफिस होता था जहां पर अपने नाम को लिस्टेड कराना पड़ता था, और जो लिस्टेड सौदागर होते थे वही किसानों से सामान खरीद सकते थे। कोई भी जाकर किसानों से सामान खरीद के बेच नहीं सकता था। जो मान्यता प्राप्त सौदागर होते थे वही किसानों से सामान खरीदते थे और सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर ही बाजार में सामान बेचते थे। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर सरकार जो है ये सौदागरों को ऋण भी देती थी, अर्थात उनको जो है ये लोन भी दिया जाता था। इस प्रकार सरकार ने बाजार में जो है मूल्य नियंत्रण को कड़ाई से लागू किया, यानी बाजार में चीज़ें जो है चीज़ों की कीमतें निश्चित होती थी, अनाप शनाप कीमतों में वृद्धि नहीं हो सकती थी। परंतु आज की बाजार को आप देखिए, कहीं कुछ और कहीं कुछ दाम पर सामान बिकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा उस ज़माने में नहीं होता था, जो निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय बात है, ठीक है। अब कुछ व्यापारी जो हैं ये कम तोला करते थे, तो कम तोलने पर भी अलाउद्दीन खिलजी की नज़र थी और इसने ये नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति कम तोलते हुए पाया जाएगा तो जितना सामान वो कम तोलेगा उस कम तौल के बराबर उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। तो इतना खतरनाक नियम था कि कोई भी व्यक्ति कम तोलने का सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब ये जो इन्होंने बाजार नियंत्रण किया इसके उद्देश्य साम्राज्यवादी कैसे थे। इस जमाने में सैनिकों को वेतन दिया जाता था और वो वेतन जो होता था वो बहुत ही कम होता था। अब इस कम वेतन में सैनिकों का अगर गुजारा ना चले, उन्हें जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो नहीं खरीद पाए, तो कोई व्यक्ति सैनिक के रूप में काम क्यों करेगा। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित किया ताकि वो जितना पेमेंट सैनिकों को देता था उस कम पेमेंट में भी सैनिकों का गुजारा चल जाए और कुछ पैसे वो जोड़ ले। इसीलिए उसने बाजार को कंट्रोल किया था। यानी बाजार नियंत्रण के पीछे अलाउद्दीन के उद्देश्य जो थे ये साम्राज्यवादी थे, सेना का पोषण करना था, ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नवीन पद सृजित किए थे जिनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहला पद जो था इसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो था ये राज्य के व्यापारियों का नियंत्रक होता था। दूसरा पद था सहना ए मंडी, यह खाद्यान्न बाजार का अधीक्षक होता था। यानी जो फूड ग्रेन्स होते थे, यानी कि अनाज हो गए, दालें हो गए, इनके बाजार को जो नियंत्रित करता था वो कहलाता था सहना ए मंडी। तीसरा जो पद था ये था सराय ए अदल, ये वस्त्र बाजार का नियंत्रक था, यानी कि जो कपड़े का मार्केट होता था उसका कंट्रोलर था। इसके बाद था बारीद। बारीद जो है ये इंस्पेक्टर की तरह था, निरीक्षक था, जो बाजारों में घूम घूम करके बाजार की व्यवस्था को देखता था। और पांचवा ये सबसे महत्वपूर्ण था, ये था मोहनियान। ये गुप्तचर होते थे, ये साधारण व्यक्ति के वेश में घूमते रहते थे, वेश बदलकर, और देखते थे कि व्यापारी सही रेट में सामान बेच रहे हैं या नहीं, कम तोल रहे हैं या नहीं तोल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को चेक करने का जो दायित्व था ये मोहनियान का था, यानी ये जो थे ये गुप्तचर अर्थात डिटेक्टिव्स होते थे। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेशन सिस्टम यानी कर प्रणाली में भी सुधार किया। अलाउद्दीन के राजस्व सुधारों की जानकारी हमको जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही से होती है। जियाउद्दीन बर्नी जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए राजस्व सुधारों की विस्तृत जानकारी मिलती है।
अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधार के तहत सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने मिल्क, वक्फ और इनाम के रूप में जो ज़मीनें दी गई थी, इन सभी ज़मीनों को वापस ले लिया और सभी को खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि घोषित करने से क्या हुआ, तो वो सरकारी भूमि घोषित हो गई और इन पर भी टैक्स दिया जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी को देखिए एक बड़ी सेना रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपने राज्य की भूमि का निरीक्षण किया तो इन्होंने पाया कि बहुत सारी भूमि सरकार के पास, सरकारी भूमि बहुत सारी ऐसी है जो पूर्व के सुल्तानों ने किसी को मिल्क के रूप में दे दिया है, किसी को वक्फ के रूप में दिया, किसी को इनाम के रूप में दिया, जिन पर टैक्स नहीं मिलता है सरकार को। तो इन्होंने ऐसी भूमि का जब निरीक्षण किया तो चौंकाने वाले आंकड़े इनके सामने आए और इन्होंने बोला कि अगर इन जमीन पर टैक्स लगाया जाए तो सरकार के खजाने में बहुत पैसा आ जाएगा। इसीलिए इन्होंने पूर्ववर्ती सुल्तानों के द्वारा मिल्क, वक्फ और इनाम के रूप में जो भूमि दान में दी गई थी, जिन पर टैक्स नहीं मिलता था, उन सभी को वापस ले लिया और सभी को खालसा भूमि घोषित कर दिया, अर्थात सरकारी भूमि घोषित कर दिया और बोला कि अब सबको टैक्स देना होगा। तो ये पहला काम इन्होंने किया। टैक्स लगाने के संबंध में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम जागीरदारों में कोई भेदभाव नहीं किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भू राजस्व की दर, जो जमीन पर लगान होता था, भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया। इनके समय में भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग अर्थात 50% थी, जो सल्तनत काल में सर्वाधिक थी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सबसे अधिक किसके समय में थी, तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये था 50%। मान लिया कि आपके खेत में अगर 10 बोरा धान उपजता है तो 5 बोरा सरकार का और 5 बोरा जो है ये आपका, यानी कि 1/2 अर्थात 50% इसमें लगान की दर थी। ठीक है, जो सबसे अधिक थी। इसके बाद इसके दिमाग में एक और बात आया, इन्होंने राज्य में स्थित जितनी भी भूमि थी सभी भूमि को की पैमाइश करवाई। पैमाइश मतलब सभी भूमि को नापा, सभी भूमि की नापी करवाई और नापी करवाने के बाद लगान का निर्धारण किया ताकि सरकार का जो है ये आमदनी बढ़ सके। तो भूमि की पैमाइश कराने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी है, जिन्होंने सल्तनत की सारी भूमि की माप करवाई, पैमाइश करवाई और उसी के आधार पर कर का निर्धारण किया। इसके अलावा इन्होंने 2 नए कर और लगाए। एक कर का नाम था गढ़ी कर और दूसरे का नाम था चराई कर। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो गढ़ी कर क्या था, तो गढ़ी कर मकान और झोपड़ियों से लिए जाने वाला कर था। जैसे आज सरकार होल्डिंग टैक्स लेती है, कुछ ये उसी तरह का कर था, लेकिन ये झोपड़ियों से भी लिया जाता था। मकानों से तो लिया ही जाता था, साथ ही साथ झोपड़ियों से भी लिया जाता था। और दूसरा कर था चराई कर। चराई कर जो है ये दुधारू पशुओं पर लिया जाता था, यानी आपके घर में अगर गाय और बकरी है तो उनकी गणना की जाती थी और उससे भी टैक्स लिया जाता था। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग स्थापत्य में योगदान, अर्थात जो कंस्ट्रक्शंस हुए उनमें अलाउद्दीन खिलजी का क्या योगदान रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कंस्ट्रक्शंस वर्क करवाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो बनाया ये बनवाया है जरमैयत खाना मस्जिद। ये नाम याद रख लीजिए, सीधे सीधे पूछता है किसने बनवाया, तो जरमैयत खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनाया। ये अलाई दरवाज़ा जो है ये तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा है कि तुर्की कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अलाई दरवाज़ा को, और इसके निर्माता अलाउद्दीन खिलजी थे। इसके अलावा इन्होंने सीरी का किला बनवाया और साथ ही साथ 1000 सितून महल बनवाया, जिसे 10,000 खंबा महल भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य में योगदान है जरमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 सितून महल या 10,000 खंबा महल। तो ये हो गए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद में आज हम लोग इतना ही रखेंगे आज की क्लास को। अगले क्लास में हम लोग अमीर खुसरो के बारे में देखेंगे, जो अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु देखेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों को देखेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके उत्तराधिकारियों की बड़ी दुर्गति होगी और इनका जो खिलजी वंश होगा ये अचानक से समाप्त हो जाएगा और एक नए वंश का उदय होगा जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तराधिकारी हैं और अमीर खुसरो, इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके बाद में और उस पर हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हम लोग अमीर खुसरो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।